इस वक्त अगर मैं आपसे डेटा मांगूं तो कितने हिंदू कश्मीर में हैं? इस समय मुश्किल से कुछ 100 परिवार हैं। उनमें से भी लोगों ने अपनी महिलाओं को, बच्चों को बाहर भेजा है। वो वहाँ व्यवसाय की मजबूरी से हैं, रोजी रोटी की मजबूरी से हैं, या बाहर साधनों के अभाव के कारण वहाँ पड़े हुए हैं। तो मैं आपसे सुशील ये समझूंगी, जब 30 साल पहले इस तरह का टर्मोइल हुआ था, जब घाटी में, कैसे ये 100 फैमिलीज वहाँ बच गई? बहुत अच्छा सवाल है और मुझसे कई बार पूछा। एक्चुअली वहाँ के लोग मुंह चिढ़ाते हैं कि अगर ये रह सके तो आप क्यों नहीं रहे। ये बड़ा अच्छा सवाल। देखिए, जिहाद का जो एक उद्देश्य था वो था घाटी से हिंदुओं की उपस्थिति को साफ करना। अधिकांश साफ हो गए, मतलब ये 0.01% भी नहीं रहे। तो ये सब जब हो गए तो उन्होंने कहा कि इन लोगों का बचा रहना, होना ना होना बराबर है। दूसरे, इनके पास कोई साधन नहीं थे, इनकी अपनी मजबूरी थी। आप इनसे पूछें, ये भी कहते हैं कि हम तो हैरान हैं, हम रह गए तो छूट गए किसी का, और हम इस लायक भी नहीं थे कि हम पर कोई अपनी गोलियां बर्बाद करे। इसलिए नहीं बचे कि उन पर दया आ गई, इसलिए नहीं बचे कि किसी ने तरस खाया, इसलिए कि उनका मरना या जीना कोई मायने नहीं रखता था जिहाद के लिए। उसका जो बड़ा उद्देश्य था वो पूरा हो गया था। दूसरी बात, बड़ा उद्देश्य क्या था? कि घाटी को हिंदू विहीन कर देना, घाटी से हिंदू की उपस्थिति को पूरी तरह साफ कर देना, और वो पूरी तरह साफ हो गई थी। ये बड़ा उद्देश्य था। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम 3-4 लाख लोग पूरी घाटी में थे। चाहे एक मोहल्ले में 1 या 2 घर ही रहे हों, लेकिन थे। हर कस्बे में, हर गांव में, हर जिले में, हर शहर में थे। जहां नहीं थे किसी अपवाद के गांव में, वहां आना जाना था, एक अध्यापक के नाते, एक डाकिये के नाते, एक सरकारी कर्मचारी के नाते। ठीक है, इस कारण हमारी पूरे कश्मीर पर पहुंच थी, नजर थी, पहचान थी। हम जानते थे कि कौन कहां है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, और हमारे बारे में ये पक्का था कि हम भारत के प्रति निष्ठावान हैं, और ऐसे किसी भी आंदोलन को जो भारत को तोड़ने वाला है, उसके सामने रोड़ा बनकर खड़े हैं। तो इसलिए हमारे समुदाय का वहां रहना जिहाद को खटकता था। तो जब अधिकांश 90 क्या 99.9% समुदाय आपने साफ कर दिया, तो फिर जो बचे रह गए उनको लेकर के उन्होंने मशक्कत नहीं की। ये पहला कारण है। जो दूसरा कारण मैं बता रहा था, ये जो बचे रह गए ये सॉफ्ट टारगेट्स थे, ये हॉस्टेजेस थे। आपने कभी भी इस देश को चेतावनी देनी हो तो कहां जाकर किसकी गर्दन मरोड़नी है, इसके लिए ढूंढना ना पड़े, चिन्हित करके रखा हुआ है। और ऐसा हुआ, वंदहामा में पूरे के पूरे गांव को खड़ा करके 28 लोगों को गोली मार दी गई। नदी मर्ग में इसी तरह का नरसंहार हुआ, संग्रामपुरा में इसी तरह का नरसंहार हुआ। तो ऐसे नरसंहारों के लिए भी तो कुछ बचे रहने चाहिए। छती सिंहपुरा में नरसंहार हुआ। तो एक कारण ये भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, कुछ तो ऐसे जीवन थे जो उनकी गोलियों से कम कीमती थे। उनको कभी भी मारा जा सकता था, तो मारने की कोई हड़बड़ी नहीं थी। अभी ये जो चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको लेकर के आपका क्या रिएक्शन है, क्या कहेंगे? और उमर अब्दुल्ला की सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? उमर अब्दुल्ला की सरकार से कोई क्या उम्मीद कर सकता है? ये वही सरकार है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार, जो हमारे निष्कासन के समय भी थी। वो तब फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी का गठबंधन था। ये उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी का गठबंधन है, उन्हीं के बेटों का। क्या उम्मीद की जा सकती है? चुनाव, कश्मीर के चुनाव ने
एक वैधानिक ठप्पा लगाया है, लोकतंत्र का ठप्पा लगाया है जिहाद पर। ये 5वां चुनाव है जो हमारी अनुपस्थिति में कश्मीर में हो रहा है, और ऐसे हो रहा है मानो हमारा वहाँ होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। लोकतंत्र की प्रक्रिया जारी है, और लोकतंत्र को कुल मिलाकर आपने निचोड़ उसका लब्बो लुआब चुनाव में देख लिया है कि चुनाव है तो लोकतंत्र है। चाहे उस लोकतंत्र से फिर इंजीनियर रशीद जैसा जिहादी चुन के आता हो, उसका भाई खुर्शीद चुन के आता हो, या अन्य जिहादी चुन करके आए, लेकिन लोकतंत्र है, उसका पाखंड है, उसका प्रपंच है, उसका दिखावा है, तो चुनाव है। तो कभी सुशील जी, जैसे अब इतने साल हो गए, 30 साल हो गए, 30 साल में ठीक है, एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि एक ब्लैक पीरियड रहा हिस्ट्री में। कश्मीर को जब जब याद किया जाएगा तो एक ये तो बहुत बड़ा एक सेटबैक का है, एक बात होती रहेगी जनरेशन्स तक। लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कश्मीरी हिंदुओं ने एका दिखाते हुए वापस घाटी की तरफ जाने का एक मंशा बनाई हो? हुई ना, हुई। पिछले 30-35 सालों में यद्यपि समुदाय ने देखा कि वहाँ स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, सुधरी नहीं हैं, तो जाने का सवाल नहीं होता, लेकिन व्यक्तियों ने निजी तौर पर ये जोखिम उठाया और गए, मारे गए। प्रधानमंत्री के पैकेज में उन्होंने एक नौकरियों का एक पूरी व्यवस्था की कि हम कुछ 4-6 हज़ार नौकरियां देंगे कश्मीरी हिंदू लड़कों को, बेटियों को वहाँ ले जाएंगे पुनः। वो अपने घरों में नहीं रह सके वहाँ, उनके लिए कांटेदार तार लगाकर बाड़े बनाए गए। उन बाड़ों में वो टेम्पररी पोटा केबिन्स होते हैं पीवीसी के, ऐसे दड़बों में उन्हें रखा गया। उनको सुरक्षा में अपने काम की जगह पर बसों में सीआरपीएफ की, पुलिस की पहरेदारी में ले जाया गया। उन कैंपों को कांटेदार तार को पहरे में रखा गया। ऐसे जू की तरह, चिड़ियाघरों की तरह बाड़े में, जंगलों में बचा करके रखे, क्योंकि ये जतलाना है कि हम ले गए हैं उन्हें वापस। वो फिर भी मारे गए, वो अपने काम की जगहों पर मारे गए, वो बाजारों में मारे गए। उन पर हमले हुए उन कैंपों के अंदर। जब बुरहान वानी का एनकाउंटर हो गया और उसकी शव यात्रा में कलाशनिकोव से फायरिंग हो रही है, कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है, वो उसका जनाजा खत्म होने के बाद कैंपों को घेर लिया गया हजारों की भीड़ ने। और वो पोटा केबिन में पीवीसी के कैंप, दीवारों में क्या ताकत होती है, पथराव हुए बड़े बड़े पत्थर वो टूट गए। लोग भय से कांपते रहे, रात रात भर फोन आया, अगले दिन सुबह किसी तरह जान बचाकर सब निकले, भागे। ये हाल है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने हिम्मत करके ये जोखिम नहीं उठाया हो, लेकिन उनका उदाहरण बना दिया गया कि ऐसा करोगे तो ये होगा तुम्हारे साथ।